हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल RS सर और मैं एडवोकेट राम स्वरूप यादव। आज हम बात करने आए हैं सेक्शन 18 के बारे में। एविडेंस एक्ट की धारा 18 का ये तीसरा लेक्चर होगा और अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद धारा 18 समाप्त हो जाएगी। अगर आपने धारा 18 की दूसरी या पहली लेक्चर को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। धारा 18 मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्वीकृति की कार्रवाई पक्षकार के द्वारा या उसके अभिकर्ता के द्वारा जो की जाती है उसे किस प्रकार से न्यायालय एक्सेप्ट करता है, इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि CRPC की सेक्शन 263 अभियुक्त के अभिवचन के बारे में कहती है। अभियुक्त जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति को यह कहा गया है कि उसके ऊपर अपराध उसके द्वारा किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा स्वीकृति CRPC की सेक्शन 263 में है और हम देख सकते हैं स्वीकृति मान्य होगी इसी धारा 18 के अंतर्गत एविडेंस में। और CRPC की ही सेक्शन 271 271 यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो उसे न्यायालय सजा दे सकेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। मैंने ये पिछली वीडियो में बता दी थी और विस्तार से जानने के लिए पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ मैंने लिंक दे दी है, आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ। एक पक्षकार की स्वीकृति पूर्णतया उसके भाव में पढ़ा जाना चाहिए। कोई भी पक्षकार जिस बात को कह रहा है उसका क्या अर्थ है, वो स्वीकृति केवल अपने लिए कर रहा है या और पार्टीज जो हैं उनके लिए भी वो स्वीकृत कर रहा है, वो किस भाव में स्वीकृति कर रहा है, इस बात को न्यायालय को ध्यान देना चाहिए और उसी भाव में उस स्वीकृति को न्यायालय को एक्सेप्ट करना चाहिए जिस भाव में किसी पक्षकार के द्वारा स्वीकृति की जा रही है। आचरण के द्वारा स्वीकृति को इस धारा के अधीन सम्मिलित नहीं किया गया है। मैंने धारा 8 में बताया था, एविडेंस की धारा 8 अगर आपने देखी है तो, और मैं बता चुका हूँ धारा 8 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से न्यायालय भाव के द्वारा दिए गए एक्सेप्टेशन को स्वीकार करता है, स्वीकृति को स्वीकार करता है। मैंने इसको धारा 8 में एविडेंस एक्ट के बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आपको एविडेंस एक्ट की धारा 8 देखनी होगी, आप देख सकते हैं। हम बात करें अगर किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा स्वीकृत के, एक वादी एक प्रतिवादी, दो पक्षकार तो ये हो गए, कोई तीसरा पक्षकार, किसी तीसरे पक्षकार के बारे में अगर हम बात करें तो धारा 18 क्या कहती है। तीसरा पक्षकार जो है कोई बात जो कहेगा, विधि का कोई प्राविधान उन्हें प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा यदि किया जाता है तो न्यायालय उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई बात है, कोई व्यक्ति है जिसने अपराध कारित किया है और उस व्यक्ति के भाई के द्वारा ये बात कहा जाए कि मेरे भाई ने ये अपराध किया है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ न्यायालय पर, तो इस बात को न्यायालय नहीं मानेगी। तीसरा व्यक्ति जो है, तीसरे पक्षकार की बात अगर करें तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि तीसरे पक्षकार की स्वीकृति को न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करता है। सीधी सी बात, तीसरा पक्षकार जो किसी दूसरे पक्षकार की लायबिलिटी ले रहा है या उसकी स्वीकृति को एक्सेप्ट कर रहा है तो न्यायालय ऐसी स्वीकृतियों को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर हम बात करें संयुक्त हिंदू परिवार की, वो परिवार जो एक साथ रहता है, संयुक्त परिवार के बारे में हम सभी जानते हैं। संयुक्त परिवार का एक मुखिया होता है, तो मुखिया के द्वारा यदि कोई एक्सेप्टेशन किया जाता है परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर, तो जहां पर मुखिया द्वारा ये कहा जाता है कि वो अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो निश्चित रूप से न्यायालय इस बात को एक्सेप्ट करती है। परंतु उसी परिवार के मुखिया के अलावा यदि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य सदस्य के द्वारा किसी तीसरे सदस्य के या किसी दूसरे सदस्य के किसी बात को स्वीकृत माना जाता है तो इसे न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करती है और कुछ मामलों में मुखिया का कथन भी न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करती है। संयुक्त परिवार की अगर हम बात करें
पिता या कोई और पक्षकार या कोई प्रबंधन, जो कोई भी हो सकता है जो परिवार की देख रेख कर रहा है, खर्चा भरण पोषण सब कर रहा है, जिसे परिवार के लोग मालिक समझते हैं, उसके द्वारा अगर स्वीकृत की जाती है तो उसकी स्वीकृति को, सदस्यों की स्वीकृति को नहीं माना जाएगा, लेकिन उस मालिक की स्वीकृति को, परिवार के मुखिया के स्वीकृति को न्यायालय एक्सेप्ट करती है। यदि वहाँ प्रतिनिधिक समर्थन से की गई स्वीकृति को प्रयोग सभी सदस्यों के विरुद्ध किया जा सकता है और एक व्यक्ति जो प्रबंधन नहीं है उसका आचरण किसी भी दशा में किसी और सदस्य के लिए अबाध्यकारी नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। एक चीज़ और हम बात करें एनआई एक्ट के मामलों में। एनआई एक्ट के मामलों में जब कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है, जब कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और वो चेक पर हस्ताक्षर करके व्यक्ति को देता है कि आप मेरे खाते से इतना पैसा ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, चेक देता है, तो जो व्यक्ति है जब वो चेक को लगाता है तो कभी कभी एनआई एक्ट के मुकदमे अक्सर ऐसे ही होते हैं कि जब चेक बाउंस हो जाते हैं तब वो मुकदमे होते हैं। इसमें दो पार्टीज हो जाती है, एक वादी एक प्रतिवादी। वादी वह होता है जिसके नाम चेक दिया गया होता है और प्रतिवादी वो व्यक्ति हो जाता है जिसने चेक दिया है। अब प्रतिवादी न्यायालय पर आकर इस बात को अगर एक्सेप्ट करता है कि उसने या उस चेक पर, उस खाते में जो भी रकम लगाई गई है उस चेक पर जो हस्ताक्षर है वो प्रतिवादी के ही हैं और वो चेक वादी को प्रतिवादी ने दिया था, अगर आकर यह इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो उसके ही सिग्नेचर हैं जो चेक पर बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से प्रतिवादी को यह कहने का अधिकार नहीं होगा कि जब उसने चेक दिया था तो चेक पर अमाउंट नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि चेक देते समय उस पर अमाउंट और डेट डालना ये वादी का ही काम था और वादी को ही करना चाहिए था। लेकिन यदि उसने नहीं किया तो इस बात की डिफरेंस वो नहीं ले सकता या नहीं ले पाता कि उसने जो चेक दिया था उसमें ना तो डेट लिखी थी ना अमाउंट लिखा था, उसने केवल सिग्नेचर किया था। अगर ऐसा कहता भी है प्रतिवादी, किसी ने चेक दिया है और चेक अनादृत हो जाता है, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाता है, तो ये साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति के पास हो जाता है, प्रतिवादी के पास ही हो जाता है कि उसने ऐसा चेक दिया था जिस पर ना तो डेट लिखी थी ना अमाउंट लिखा था, या डेट लिखी थी अमाउंट नहीं लिखा था, या अमाउंट लिखा था डेट नहीं लिखा, जो कुछ भी है इससे संबंधित उसको प्रतिवादी ही साबित करेगा। वादी का कोई दायित्व तो नहीं रह जाता है, ये प्रतिवादी ही साबित करेगा कि उसने जो चेक दिया था उस पर अमाउंट नहीं लिखा था या डेट नहीं लिखी थी या जो भी कुछ है। तो इसी के साथ जो है आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी बने रहिए मेरे साथ। मेरी अगली वीडियो होगी सेक्शन 19 एविडेंस एक्ट से ही संबंधित। एविडेंस एक्ट 1872 ख़त्म करने के बाद हम सीआरपीसी के बारे में जानेंगे। तो फटाफट अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें, अन्यथा की स्थिति में आप लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।